आप बताएं, हमारी कई चर्चाएं हो चुकी, कई मुद्दे डिस्कस करे हमने। ये जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, डू यू थिंक इट हैज गॉन एज पर दी रशियाज प्लान? भाई देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है नीरज की प्लानिंग तो बिल्कुल चौपट होगी। और इनफैक्ट वार का अगर आप कहीं भी प्रिडिक्शन करो तो कहीं भी आप नहीं कर सकते। कहते हैं कि जैसी पहली गोली फायर होती है उसके बाद प्लानिंग तो एक तरफ हो जाती है। क्योंकि आप सोचते हो कि दुश्मन इस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, एडवर्सरी फॉर दैट मैटर, और एडवर्सरी किसी और तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। अब 2014 में जब इन्होंने क्रीमिया कैप्चर किया था तो उस टाइम पे यूक्रेन की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं था। मतलब इट वाज ए वन वे शो। इन्होंने उसको कैप्चर किया, अपने अंदर लिटरली मिला लिया। यूक्रेन बिल्कुल शांत बैठा रहा। नाटो की तरफ से कोई छोटा मोटा रिएक्शन और वो सब आते रहे, मगर ऐसा किसी ने कुछ भी सजेस्ट नहीं किया कि वहाँ पे कोई लड़ाई होने जा रही है या यूक्रेन किसी तरीके से रजिस्ट करने की पोजीशन में है। तो लेकिन इस बार अब क्या हुआ, 2014 से लेके और अभी तक यूक्रेन ने जो तैयारी की, और वो तैयारी का पता कब चल रहा है? अब चल रहा है जब एक्चुअल लड़ाई शुरू होगी। उससे पहले प्रॉब्लम उन्होंने परसीव किया था कि एक हफ्ते के अंदर सारा काम हो लेगा, यूक्रेन की जितनी फोर्सेज हैं वो सब सरेंडर कर देंगे, उसके बाद हम जो डिसीजन लेना चाहें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनकी जो चेंज करना चाहें, गवर्नमेंट चेंज करना चाहें, वो सब हम कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये एक वेस्टर्न एप्रिसिएशन है सिचुएशन का कि रसिया ने ये सोचा कि 7 दिन के अंदर सब काम हो जाएगा। मगर आज की डेट में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, जहाँ पे डोनबास रीजन बोलते हैं, या फिर नीचे की तरफ अगर आप आते हैं साउथ की तरफ तो वहाँ पे मैरियोपोल, वो वाला रीजन, ये रीजन में एक तरीके से रसिया ने वहाँ पे अपनी एंट्री की है और सिग्निफिकेंट एंट्री की है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इवन मैरियोपोल भी पूरा का पूरा कैप्चर नहीं हो पाया। तो प्लानिंग तो बिल्कुल गई रसिया की, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। I have a different view. Okay. Maybe it is our perception which is colored by the reports we are getting from the West. And in my view, Russia may have factored this in and may be prepared for a long haul war. Perception management Russia इसी हिसाब से कर रहा है। Maybe at times you must have seen in war also that they don't boast, they don't do anything, and they project as if they are losing the war, and suddenly the tables turn. So this is that kind of a situation, in my view. ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है नीरज, कि उन्होंने इस तरह की एस्टिमेशंस गैस्टिमेट लगाए होंगे कि हमें इतना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। मगर जो देखो जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनकी, इवन इफ हम वेस्टर्न परसेप्शन से जाएं और उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएँ, मतलब उनके टैंक्स देख लो, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर देख लो, हेलीकॉप्टर्स देख लो। आफ्टर ऑल मैं मानता हूँ फिगर्स, इवन कैजुअलिटी की फिगर्स, वो सब मैनिपुलेट होती हैं और मीडिया करता है, और वो साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक पार्ट भी होता है। और उसी को एक्चुअली सम पीपल कॉल इट ए हाइब्रिड वारफेयर। वो सब तो चलेगा, मगर उसके बावजूद भी आप खुद सोचो कि सुपर पावर है जिसकी एब्सोल्यूट सुपीरियरिटी है हर तरीके से, और उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो 2 महीने होने जा रहे हैं, अभी 57th या 58th डे होगा, और अभी तक कहीं आपको वो कीव के आसपास, इनफैक्ट वहाँ से तो वापस ही चले गए। और ईस्टर्न रीजन के अलावा मैरियोपोल मैं मानता हूँ कि उनकी एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री है, मगर उसके साथ अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा बैटल शिप जो है उन्होंने लूज़ किया। और शुरू में उन्होंने कहा कि इंजन जो है उसका वो गड़बड़ हो गया, फायर लग गई, मगर अल्टीमेटली पता ये चला, और कोई छोटा मोटा शिप नहीं था वो, उनका फ्लैगशिप था वो ब्लैक सी में, मस्कोवा। अब इस तरह की जब सिचुएशंस आती हैं तो एक बार को ये सोचने पे मजबूर हो जाता है आदमी कि आफ्टर ऑल रसिया ने इनको अंडर एस्टिमेट किया क्या। अब एक दूसरा रीजन भी है नीरज इसमें, एक्चुअली लड़ाई का कंसेप्ट चेंज हो रहा था पहले से ही, और रसिया और यूक्रेन की लड़ाई लगभग उसी टाइम पे होगी। जो टेक्नोलॉजी यूएसए वाले लेके आए ना वहाँ पे, ये बेसिकली देखो स्टिंगर जो अफगानिस्तान में यूज़ हुई थी, उसके बाद जेवलिन,
और उसके अलावा और भी एक एक्चुअली मैटाडोर करके एक एंटी आर्मर्ड वेपन है, और ये सब मैन पेड है, मतलब एक आदमी इनको लेके जा सकता है। इन्होंने सारा जो है ना, जो नक्शा है इस लड़ाई का अभी तक का, आगे क्या होगा दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू, मगर इस अभी तक का जो सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें, इवन इफ लेटस थोड़ा सा उसको हम डाउन प्ले करते हैं कि हाँ जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि आई एम श्योर कि वो मैनिपुलेट कर रहे होंगे डाटा को, और परसेप्शन मैनेजमेंट चलता ही है जैसा आप कह रहे थे, मगर उसके बावजूद भी सर्टेनली देखो 2 महीने का टाइम हो गया, कैजुअलिटीज़ तो हुई हैं रशिया की इन टर्म्स ऑफ मैन एंड इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, ये तो हुआ है नीरज, इसमें तो कोई डाउट मेरे को नहीं लगता। The point is Russia has not been targeting civilian population or civilian establishments. वो तो collateral damage है जो हुआ है. If we really see, they have not actually targeted civilian areas. So maybe they are going slow. Maybe they are taking precautions not to have civilian casualties or destruction in civilian areas. अगर जरूरत पड़ेगी तो वॉर में तो ऑल आउट हो सकता है. अल्टीमेटली इफ रशिया वांट्स टू टेक ओवर यूक्रेन, व्हाई विल इट टेक अ डैमेज यूक्रेन जिसको उसको खुद उसमें फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो कायदे से तो वो धीरे धीरे श्योर फुटेड होके ही आगे बढ़ रहे हैं. अब क्या होता है वी डोंट नो, बट आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग हॉल वॉर. दिस वोंट एंड इन अ मंथ और टू. एंड द काइंड ऑफ अप्रोच, unethical, immoral approach which West is adopting, I don't think it is generating that kind of traction also. मतलब खुद तेल ले रहे हैं और दूसरे कंट्रीज को कह रहे हैं भैया आप तेल मत लो. खुद गैस खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि विल हैव, मतलब ब्लैकमेल कर रहा है जर्मनी कि नहीं विल हैव टू शिफ्ट टू कोल. मतलब पहले ही इतना डैमेज कर रखा है उन्होंने एनवायरनमेंट को और फिर वो करते हैं. तो दिस इज अ रियली डिसऑनेस्ट अप्रोच और दे डोंट हैव एनी राइट टू basically lecture other countries, and that is where the perception is that there is much more to the war of Ukraine than what it is visible. And the reason is West is, the interest of the West are clear. उसको गैस चाहिए, तेल चाहिए और रशिया से, और यूक्रेन से उसको मिनरल्स चाहिए. काम वही कर रहे थे, वरना इतना एक्साइटेड क्यों हैं ये सारे के सारे. एंड दूसरा, एक बार आप, इफ यू रिकॉल, व्हेन द इराक वॉर हैपेंड, व्हेन द इराक हैड इन्वेडेड कुवैत एंड टेकन ओवर, द स्टोरी बिहाइंड इट वाज दैट ड्यूरिंग सम पार्टी द अमेरिकन एम्बेसडर हैड अ डिस्कशन विद इराकी एम्बेसडर और समथिंग, एंड व्हाटएवर शी सेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट लेडी gave the impression that America is okay if Iraq invades Kuwait. Okay. अगर पुराना हम निकाल के देखेंगे तो उसमें वो जो लेडी थी एम्बेसडर, उसने ये कुछ बोला, जो उसने स्टेटमेंट्स दिए थे to this gentleman, and they perceived that Iraq can go ahead and take over Kuwait. So they didn't lose time. They took over Kuwait, and once they took over Kuwait, American stand changed. They said no, this not, such thing never happened. It never transpired. और उन्होंने उसको पटक दिया, खामे खा हैमर कर दिया. आई थिंक सेम थिंग हैपेंड विद यूक्रेन. इधर नाटो ने और यूएस ने चढ़ा दिया कि भाई वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं. वो वीर बढ़ गया आगे और उसका साथ छोड़ के भाग गए लोग, और दुनिया वालों को कह रहे हैं कि भैया रशिया को वो करो. सो दे वांटेड टू टारगेट टू बर्ड्स विद वन एक्शन. सो इवन वेस्ट एंड यूक्रेन, ओह सॉरी, वेस्ट एंड द यूएस, दे आर फेसिंग द म्यूजिक नाउ. अब डिफिकल्टी जितनी रशिया के लिए उतनी उनके लिए भी है. देखो, दो चीज़ें हैं नीरज इसमें. पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है. वेस्ट की एक्सपर्टाइज है दूसरों को लड़वाने में, मतलब इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है. और ये जो अपने आर्म्स बेचने में, ऑफ कोर्स. और दूसरी बात कि वो वीर तुम बढ़े चलो, आगे बढ़ो, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने यूक्रेन के साथ ऐसा किया है. मगर देयर इज समथिंग मोर टू इट. अब देखो, यूक्रेन तो गया. पहली बात तो यूक्रेन की जो पॉपुलेशन का अगर आप देखो ना, तो ऑफ कोर्स एट वन टाइम दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, उस टाइम पे. यस. तो 1990 तक. हाँ, और उनका मतलब जेनेटिक मेकअप भी लगभग रशियंस जैसा ही है. मगर एक चीज़ आप देख लो, अगर हिस्टोरिकल फैक्टर्स अगर आप देखो ना, तो भी जो रशिया के फॉर्मर अलाइज हैं, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड,
यूक्रेन, जितने भी आपको मिलेंगे ये, है ना, कुछ को छोड़ के, जिनके पास कोई चॉइस नहीं है, बाकी सब आपको एंटी रशियंस मिलेंगे, क्योंकि रशियंस ने इनको रूथलेसली कर्व किया। इवन आप यूक्रेन को तो छोड़ो, आप पोलैंड वालों का अगर कभी सुनो ना, वो इतने आपको एंटी रशियंस मिलेंगे कि पूछे मत। अच्छा, वो तो चलो सेकेंड एक वर्ल्ड बात वॉर, होगी। वो अभी आपने सेकेंड तो वर्ल्ड वॉर के एक समय। पॉइंट बोला, आपने एक पॉइंट बोला कि वहाँ पे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे जैसे स्पेशली जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में। लेकिन एक चीज़ मतलब हमें बिल्कुल क्लियर समझ लेनी चाहिए, अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, जो कि हो रहा है, और उसके बाद रशिया उसको पूरे यूक्रेन को कैप्चर कर लेता है और सिविलियन पॉपुलेशन मोर और लेस इंटैक्ट रहती है, इन द सेंस कि इनके 5 मिलियन मेरे ख्याल से रिफ्यूजीज अभी गए हैं, वो सब वापस आ जाएं, या फिर जो यूक्रेन के रहने वाले हैं, रेस्ट अश्योर वहाँ पे एक सॉलिड इंसर्जेंसी बिल्कुल एनविल पे है, ये डेवलप होगी, बिकॉज यूक्रेनियंस रशियंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उस हालत में अगर आप देखो तो जो आपका ये परसेप्शन है ना, कि ये जो परसेप्शन का एक्चुअली वो रियलिटी है, सही बात है ये, कि यूएसए और जो वेस्टर्न अलाइज हैं इनका यही रहता है कि आप दूसरे को जरा भली प्रकार से लड़वाओ, सो दैट यू कैन एन्जॉय। पर उस हालत में अगर इंसर्जेंसी वहाँ डेवलप होती है तो रेस्ट अश्योर्ड रसिया उस ट्रैप में फंसा जा रहा है जिसमें वेस्ट और यूएसए पर इन पर्टिकुलर उसको फंसाने की तैयारी कर रहा है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर जितना ये लंबा खींचेगा रशियन इकोनॉमी, हालांकि मुझे मालूम है कि आप कहते हो कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट फैक्ट रिमेन्स कि जैसे जैसे वार खींचेगा रशियन इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ाएगी, और इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो अपना ऑयल और गैस बेचता रहेगा, ये भी मेरा परसेप्शन है कि वो गैस है, और ऑयल बेचता रहेगा, मगर इकोनॉमी फिर भी सफ़र करेगी रशिया की, और लॉन्ग रन में उसको प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा है। अभी तक तो ज्यादा दिक्कत हुई नहीं इकोनॉमी में, और इसी वजह से वेस्ट एंड द यूएस दे आर ट्राइंग टू ब्रॉडन द अप्रोच कि बाकी लोग भी उससे ना खरीदें, है ना। यस। तो बट उनकी हिपोक्रेटिक सॉरी, ये जो हिपोक्रेसी है ये चलने वाली है नहीं बहुत दिन, क्योंकि अब अफ्रीकन नेशंस को बोलते हैं, अफ्रीकन नेशंस भी कहते हैं भाई तुमने हमारा क्या किया। तो जब इन्होंने सब तरफ गंद फैला रखी है तो हु विल बी विद दीज पीपल। एंड सी इफ वी से इन्वेजन, ह्यूमन राइट्स, इसकी बात करते हैं तो पनामा में, ग्रेनेडा में यूएस ने जब करा था तो व्हाई वाज यूएस नॉट सैंक्शन? जस्ट बिकॉज इट वाज एबल टू मैनेज थिंग्स। In this case, Russia is not able to manage things, and the difficulty is, अगर ज्यादा वो करेंगे, चाइना के संग क्यों अभी तक वो कर, चाइना को क्यों नहीं सैंक्शन के लिए बोल रहे हो? चाइना रशिया आर क्लोजर देन रशिया एंड इंडिया। सो दिक्कत तो वो है ना। आपके हिसाब से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है रशिया के? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो है, क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो लोग कहते हैं कि पुतिन के माइंड को समझना ही अपने आप में एक डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसने लड़ाई जब शुरू हुई थी तो उसने जर्मनी वालों को ये इम्प्रेशन दिया था कि हम तो कोई अटैक वटैक नहीं करने जा रहे हैं, विल वेट फॉर सम टाइम, आप लोग इसको नाटो से बाहर करो और वो सब उस तरह की आप पब्लिसिटी करो, एक्सेप्टेंस करो। लेकिन उसके बाद उसने अटैक कर दिया, तो उसके बाद से ही जर्मनी फिर ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया उससे दूर। पॉइंट ये कि पुतिन के माइंड को समझना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखो, आप ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन का इशू नहीं है नीरज, ये वो चक्कर नहीं है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो। इस लड़ाई का कुछ और ही कहानी है, और वो कहानी क्या है मैं बताता हूँ आपको। 91 में यूएसएसआर टूट गया, 14 वो उससे निकल के 14 नेशंस उससे बाहर निकले, जो कोर थी वो रशिया वो रह गया। अब आप मेरे को एक बात बता, हम लोगों का पार्टीशन हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ, हमारी जनरेशन में तो नहीं हुआ, हमसे पहले वाली जनरेशन ने फेस किया होगा, या उससे भी पहले वाली ने। कभी भूल पाए? हम भूल पाए क्या? यही बात आप देखो, रसिया कैसे भूल सकता है, पाकिस्तान कैसे आज तक भूला है कि बांग्लादेश उसे हटा के एक तरफ कर दिया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये लोग भूलते नहीं, वो उनकी साइक में चले जाते हैं। और पुतिन ने, आई बिलीव उसने एक बार को किसी एड्रेस में भी ये बात एक्सेप्ट की कि 91 में जो हुआ उससे बड़ा डिसास्टर कोई हो नहीं सकता।
अब yes, रसिया definitely. एक सुपर पावर, और आपने उसको तोड़ के, आपने क्या तोड़ा, उसका खुद ही इम्प्लोजन हुआ, बट वॉट एवर मे बी द फैक्टर्स, नहीं, बट दैट हुआ। इम्प्लोजन वाज ड्रिवन, दैट इम्प्लोजन अगेन, वो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उनके जो ट्राइंग टू प्लीज द वेस्ट, इट हैपेंड, इट इट हैपन। इम्प्लोडेड बेसिकली. हाँ, बेसिकली आप कह सकते हो इकोनॉमिक डिसास्टर था, वट एवर इट इज़। ऑफ कोर्स देखो, जहाँ तक CIA की और इन सब की वेस्टर्न नेशंस की बात है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि वो कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, और कंट्रीज़ को तोड़ने में या अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठाने में। मतलब मैं एक तरीके से आप कहो तो इमरान खान का सपोर्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, बट फैक्ट ये है कि इसमें उनकी एक्सपर्टाइज है, इसमें कोई शक नहीं है, एंड दे नो हाउ टू डू इट। अब उन्होंने उसमें USA का कितना हाथ था या वेस्ट का कितना हाथ था, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन। मगर बात ये है कि पुतिन के माइंड में, और पुतिन तो पुराना KGB वाला है, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में ये है कि इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो USSR है, जो ग्रेट पावर थी, उसको तोड़ दिया। और एक्चुअली अगर आप नीरज एक चीज़ देखो ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के जितने भी गेन्स थे USSR के, वो सारे गेन 91 में आउट हो गए। आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और इसी बात का उसको, आई टेल यू, ये जो KGB वाले होते हैं या इस तरह की साइक वाले जो अल्फा मेल्स होते हैं, और आई बिलीव देयर इज ए कोर थॉट प्रोसेसर्स आल्सो इन USA। एक पर्टिकुलर ग्रुप भी है जो कहता है USSR इज, रसिया फॉर दैट मैटर, इज सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल नेशन। क्या मतलब है इस बात का? और उन्होंने एक्चुअली एक थ्योरी भी निकाली हुई है, हार्टलैंड थ्योरी। देयर इज ए जेंटलमैन, हार्टलैंड थ्योरी। उसने कहा कि जो यहाँ पे जो ईस्टर्न यूरोप है और ये जो पार्ट है ना इनका, रशिया का वेस्टर्न पार्ट, इस एरिया को जो डोमिनेट करेगा, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा, ऐसी भी एक थ्योरी है, और उसमें वो विश्वास करते हैं। तो ये खाली रशिया का और यूक्रेन का इशू नहीं है, और ये बात ये लोग वेस्टर्न नेशंस अच्छी तरह जानते हैं। और इसलिए आप देखो, एक्चुअल में यूक्रेन लड़ रहा है क्या? यूक्रेन के तो खाली फुट सोल्जर्स हैं, बाकी वेपनरी आप देखो, ट्रेनिंग देखो, गाइडेंस देखो, टारगेट एक्विजिशन देखो, सर्वेलियंस देखो। यार एक बात बताओ मेरे को, यूक्रेन की हिम्मत के वो रशिया का एक शिप, बैटल शिप, अच्छा खासा बड़ा, मतलब कितना बड़ा डिसास्टर है ये पूरा। ये लड़ाई एक्चुअली आप इसको रशिया की और यूक्रेन की मानो ही मत, ये रशिया और नाटो की है, माइनस द फुट सोल्जर्स ऑफ नाटो। ये लड़ाई है, और ये डोमिनेंस की लड़ाई है। ये ऐसा चक्कर नहीं है कि रसिया और ये उनका, रशिया का खाली इंटेंशन ये है कि यूक्रेन पे कब्जा कर लूँ, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसके अलावा अगला नंबर बाकियों का भी है। बड़ी सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो ये डेमो दे रहे हैं अपने वेपन्स का, कि हमारे वेपन्स इतने केपेबल हैं। ये तो वेस्टर्न नेशंस थे, वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, तो नो डाउट। ये तो जबरदस्ती रशिया को छेड़ के, उसको उकसा के प्रोवोक करा है, और वो प्रोवोक हो गया फॉर व्हाटएवर रीजंस, सिक्योरिटीज और इनसिक्योरिटीज इन देयर थिंकिंग। बट ठीक है, लेट्स सी इफ देयर कैन बी अ ट्रूस। I'll ask, can there be a truce? एक बार बताओ, अच्छा नीरज, इस पॉइंट पे मैं आपको, अगर बाई एनी चांस, देखो एक चीज सोचो, अगर यूक्रेन नाटो में मिल जाता है तो ऑल आउट वॉर है फिर, वो तो बड़ा क्लियर बता रखा है, मिल जाए। ऑल आउट तो आप समझो ये होने ही जा रहा है, अभी नहीं होगा, ये चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये ऑल आउट ही होगा। बाई एनी चांस आप इम्प्लीकेशन देखो, अगर यूक्रेन नाटो में मिल जाता है तो नाटो और रशिया का बॉर्डर हो जाएगा, और उस हालत में रशिया को कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। नहीं, इसीलिए तो दिक्कत है, और इसीलिए रशिया ने क्लियर भी करा है कि दैट इज व्हाई इट हैज अटैक्ड यूक्रेन। दैट इज अ वेरी क्रेडिबल थिंग व्हिच इट हैज सेड। ये रशिया ने ओवरटली कहा है, और ये भी अभी तक बात चल रही है उसकी नाटो की मेंबरशिप, ये वो, बट एक्चुअल में दोनों के दिमाग में कुछ और ही बात है। रशिया के दिमाग में ये है कि मैं पहले की तरह सुपर पावर बनूं, और इनके दिमाग में ये है, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो कोवर्ट इंटेंशन है वो ये है कि इसको यहीं पे सॉर्ट आउट करना है। अब बात ये कि सॉर्ट आउट कौन किसको करता है, बट मेरा असेसमेंट ये है कि दोनों के कोवर्ट इंटेंशंस हैं, और ऑफ कोर्स लंबी चलेगी, इंसर्जेंसी में डेवलप हो सकती है, और कल से तो मेरे ख्याल से गियर भी चेंज होगा। अभी मैरियोपोल का और ये सब करने के बाद ना,
मेरियोपोल भी अभी तक बाय द वे रसिया कैप्चर नहीं कर पाया। वहाँ पे भी एक स्टील प्लांट है जिसमें वो अजोव बटालियन बैठी है। अब कितने लोग बैठे हैं गॉड नोज, बट ये अजोव बटालियन भी एक अपने आप में एक वो हाइब्रिड वारफेयर का पार्ट है। वो लोग उन्होंने काम तो लास्ट मैन लास्ट राउंड, सिंपल सी बात है। लेकिन इस तरह की जब सिचुएशंस हो जाती हैं ना नीरज, मतलब एज ए मिलिट्री मैन आई नो इट, इस तरह की जब सिचुएशंस हो जाती हैं तो कैजुअलिटीज़ बहुत होती हैं। और रशिया की जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं इसीलिए हुई हैं अभी तक कि लास्ट मैन लास्ट राउंड में तो छोड़ूंगा नहीं चाहे मरूंगा। और इसलिए आपने देखा होगा कल से उसने गियर चेंज किया। कल मेरे ख्याल से कम भी तो 1250 अटैक्स हुए हैं, मतलब मिसाइल अटैक्स मेरियोपोल पे, कीव पे, पोलैंड बॉर्डर के पास एक जगह है लिव, जहाँ पे इनका एक ट्रेनिंग सेंटर है नाटो का। इन्होंने ऐसा नहीं है, इन्होंने भी तैयारी अच्छी खासी कर रखी है। और कीव के पास एक जेवलिन बनाने की फैक्ट्री है। जेवलिन वो मिसाइल है जिसने इनके शिप को गिराया, शिप को उसको डुबाया, तो वहाँ पे अटैक हुआ। तो कल रात से ये जो है ना अभी गियर चेंज हो रहा है इस लड़ाई का। और अब आप देखो यूएसए वाले भी, उन्होंने भी मेरे ख्याल से बिडेन की मीटिंग है अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ। रशिया ने एक डिमार्क इशू किया है कि भैया जो लोग उसको वेपन्स की सप्लाई कर रहे हैं दे आर एज गुड एज आवर एनिमीज। तो ये तो गियर अप होने वाली बात है। तो व्हाट एग्जैक्टली डज रशिया वांट इन यूक्रेन? रशिया, अरे बिल्कुल आइडियल सिचुएशन अगर आप देखो तो पूरा यूक्रेन उसके कैप्चर में होना चाहिए, पोलैंड न्यूट्रलाइज होना चाहिए वहीं पे। ये जो पोलैंड वाले हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं रशिया के अगेंस्ट में। तो पूरा यूक्रेन पे कैप्चर, और बाय द वे अगर यूक्रेन पे कैप्चर हो जाता है तो अगला टारगेट है मोल्डोवा, और उसके बाद आएगा बाल्टिक्स नेशन। अब वो जो बाल्टिक्स वाले हैं उनकी भी एक अजीब सी कहानी है। वो एक्चुअली अभी उनको छुआ नहीं जा सकता क्योंकि वो नाटो के मेंबर हैं। अच्छा एक बात और बताएं, रशिया ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया। रशिया पे ही हुए जितने भी अटैक हुए, हिटलर भी वहीं गया, नेपोलियन भी वहीं गया, और किसी ज़माने में स्वीडिश एम्पायर था वो भी बाल्टिक नेशंस के थ्रू आके रशिया के ऊपर चढ़ा। मतलब आप देखो तो समबडी वाज टेलिंग के जैसे यूक्रेन का बॉर्डर है ना, उसके थोड़ा आके जाके रशिया की जो कोर है ना वो शुरू हो जाती है, और वो बहुत वल्नरेबल है। रशिया उसी कोर में उसके 80% पॉपुलेशन है और बहुत वल्नरेबिलिटी है। नहीं, एक तो वो है, और दूसरा जियो पॉलिटिक्स में रशिया हैज प्लेड अ रोल। कैसा रोल रहा फॉर लास्ट 1 century? सो it is obvious that it will not lose its position or want to lose its position in the world, whatever it is. So that breakup was there, that's fine. वो तो economic उससे होना ही था, because that ideology, communism or socialism or whatever we call Stalinism, so to say, that never works. तो ये तो this was expected and it was a matter of time only, and 1990 में it became so obvious that it happened. But अब आगे this is a lesson for the world that they जो actions हुए हैं US के, UK के, West के और NATO countries के, so to say, there's a very clear message to many self-respecting nations to start developing their own capabilities to be more sufficient in their own basic things, and not to believe what West says and nation after nation is saying. See, they are very dishonest, and अगर पहले खुद करें और दूसरों को बोले तो बात है, खुद कर नहीं रहे हैं, that is the central point of the argument. And this is not a very small point. This is something which shows the duplicity in the working of the West and NATO. So who do you feel will be the real winner and how long will be the war? देखो अभी जो सिचुएशन आ गई नीरज, इस सिचुएशन में ये है कि रसिया, और फॉर दैट मैटर पुतिन, लेट अस टेक इट दैट वे, ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द वॉर। ये एक सिचुएशन है पुतिन के लिए। तो या तो वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव चेंज करे, थोड़े दिनों बाद वो बोले
क्योंकि कीव में बेसिकली काफ़ी डिसास्टर हुआ उनके साथ, मिलिट्री डिसास्टर क्लियर कट था, वो तैयार नहीं थे इस तरह के रेजिस्टेंस के लिए। तो या तो वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव चेंज करे और बोले कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ ये जो डॉनबास है और ये सब हमने कैप्चर कर लिया, उसको सेपरेट हम नेशन, वैसे भी वो रिकॉग्नाइज तो कर ही चुका, एक सेपरेट नेशन, और इधर मैरियोपोल से जाके पूरा वो बन जाए और ये एक इंडिपेंडेंट नेशन हो गया विच इज़ फ्रेंडली टू रशिया। ये तो चलो एक सिचुएशन होगी, तो दैट इज़ वन वे टू लुक एट इट। और उसके बाद बोले कि भाई हमारे तो ऑब्जेक्टिव यहीं थे, बट एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो उसको पूरा यूक्रेन चाहिए, उसको अपना सुपर पावर का स्टेटस चाहिए और अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चाहिए। अब वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में ये जो पुराने ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, वो वाला रीजन, एंड ऊपर से आपका पोलैंड, और ये सब तो भाई हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अब वो तो खैर नाटो के मेंबर बन गए, जो नाटो का मेंबर बन गया उसको तो एक उनका जो आर्टिकल 5 है उसमें एक प्रोटेक्शन आ जाता है इनहेरेंट। यूक्रेन के पास समहाउ वो प्रोटेक्शन नहीं आया, लेट कर दिया इन्होंने, बिकॉज दे नेवर एंटिसिपेटेड कि पुतिन ऐसा करेगा। अदरवाइज तो 2008 में ये इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कट हुआ था कि यूक्रेन और जॉर्जिया ये दोनों नाटो के मेंबर बनेंगे। तो जैसे ही ये इंटेंशन क्लियर हुआ, रशिया ने क्या किया, जॉर्जिया की पिटाई की, कोई कुछ नहीं बोला, और जॉर्जिया की अच्छी तरह उसने मतलब मिलिट्री एनिलेशन किया, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। अब समहाउ यूक्रेन का मामला ऐसे ही चलता रहा, ये नाटो में गया भी नहीं और बेचारा बीच में फंस गया। अब फंस क्या गया, अब जो आप कह रहे हैं ना कि वेस्टर्न पावर्स की तो एक्सपर्टाइज है दूसरे को लड़ाने में, अपने वेपन्स वहाँ पे टेस्ट करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, रशियंस को वहाँ पे बॉक डाउन करेंगे, एक इंसर्जेंसी सेट कर देंगे अगर बाई एनी चांस पूरा यूक्रेन ही गिव अप कर देता है। क्योंकि मिलिट्रीली अगर आप देखो ना, सब कह रहे हैं कि यूक्रेन बड़ी अच्छी फाइट दे रहा है नो डाउट, लेकिन अगर आप यूक्रेन का मैप देखो उसमें ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, फ्रेंच असेसमेंट में बता रहा हूँ, फ्रेंच असेसमेंट क्या है कि मैरियोपोल से लेके और खारकीव तक, कहते हैं कि जब यहाँ पे और उसके बीच में कुछ यूक्रेन की फोर्सेस भी हैं, तो कहते हैं अगर ये फोर्सेस ट्रैप होगी ना तो उसमें यूक्रेन का जो मोराल है ना वो कैपिचुलेट कर सकता है। अब वो तो खैर दूसरी बात है, लड़ाई का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है 73 के योम किपुर वार में भी क्या हुआ था, जैसे इजराइल ने किया था ना स्वेज कैनाल वापस क्रॉस कर, तो उसमें फिर हो जाता है, कैपिचुलेशन हो जाता है। मगर ये पॉसिबिलिटी स्पेशली लैंड बैटल में, जबकि इनके पास जो एंटी आर्मर्ड वेपन्स हैं इतने ज़्यादा हैं, आप विश्वास नहीं करोगे जितने रशिया के पास टैंक्स और एपीसीज हैं और हेलीकॉप्टर हैं, उससे कम से कम भी तो 3 या 4 गुना वेपन हैं उनके पास, स्टिंगर और एंटी टैंक वेपन्स हैं, और सब ये जैवलिन तो खैर एनी केस में आपको बता ही चुका, और एक मेटाडोर करके है, मेटाडोर करके ये इजरायली, जर्मनी और एक किसी 3 कंट्रीज ने मिलकर बनाया है जो वेपन है, और ये आई थिंक इट इज़ द लेटेस्ट एंटी आर्मर्ड वेपन, और ये इंसर्जेंसी में भी यूज होता है, ये यूक्रेन के पास है। और क्या हुआ, कल परसों की एक खबर आई कि जो अजोव बटालियन है ना वहाँ पे मैरियोपोल में, उसमें किसी ने अपना फोटो खिंचा लिया माटाडोर के साथ, उस वेपन के साथ, तो इजरायलियों के कान खड़े हुए, बिकॉज दे डोंट लाइक टू बी एसोसिएटेड विद अजोव बटालियन। तो उन्होंने ऑब्वियसली फिर इंक्वायरी शुरू की भाई कि हमारा वेपन कैसे चला गया अजोव बटालियन। अजोव बटालियन कोई रेगुलर मिलिट्री यूनिट नहीं है, उसे इरेगुलर टाइप के फैनेटिक्स टाइप के लोग हैं जो लड़ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में मतलब रशिया का ये मतलब इनको कैपिचुलेट कराना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज। और इसमें ऑफ कोर्स फ्रेंच जो जनरल्स हैं उनका मैंने आपको असेसमेंट बताया ही कि वो कह रहे हैं कि यस देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि रशिया ऐसा कर सकता है अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी कल रात से जो उन्होंने गियर चेंज किया है, दुनिया भर का बम्बार्डमेंट, मिसाइल्स अटैक, और ख़ास बात यह है कि इन्फेंट्री बहुत बाद में आ रही है, लॉन्ग रेंज आरटी यूज़ कर रहे हैं, मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं, और उनकी ऑफ कोर्स एयर डोमिनेंस तो है ही। तो दैट पॉसिबिलिटी इज़ देयर, बट इट्स ए रिमोट पॉसिबिलिटी कीपिंग इन व्यू व्हाट सॉर्ट ऑफ वेपनरी
यूक्रेन हैज़ गॉट एंड यूक्रेन इज लाइकली टू गेट इन फ्यूचर। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि रशिया जो है कैप्चर कर पाएगा। लाइकली टू गेट में तो ये है कि ये जितने वेपन बना रहे हैं अंडर डेवलपमेंट है यूएस में, यूके में, वेस्ट में, दिस इज अ वेरी फर्टाइल एंड अ लाइव ग्राउंड टू टेस्ट। तो उनको देते रहेंगे और वो करते रहेंगे। एब्सोल्युटली। सो टू कंक्लूड, व्हाट इज द लेसन फॉर इंडिया टू लर्न इन दिस? नहीं, इंडिया का तो ठीक है। अब देखो ना रशिया क्या कर सकता है उसके बाद के रशिया के ऑप्शंस तो देखो। रशिया ने इसीलिए तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे डाला है, और उसमें क्या है कि थ्रेशोल्ड का मतलब है यहाँ पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, और उसको अल्टीमेटली अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करता है, जैसे कीव में एक डाल दिया 1 किलो टन का, तो पता चला कि पूरा सिटी उसके बाद उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो दैट पॉसिबिलिटी वो भी लोग मतलब इवेलुएट कर रहे हैं। एंड एक्चुअली उस थ्रेट की वजह से ही तो आपने देखा होगा कि यूरोपियन नेशंस ना, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, ये सब दूर दूर से ही कर रहे हैं कि लेट अस नॉट टेक पंगा। ऑफ कोर्स यूएसए को तो दूर है, यूएसए को तो उतना रिस्क है नहीं। तो उसमें करना क्या है? उसमें तो रशिया को एक ऐसी ग्राउंड पे करना है जहां वो रेडिएशन वहां तक पहुंचे कि रेडिएशन थोड़ी फिजिकल बॉर्डर्स दिखती है। हम 1 किलो टन तो टैक्टिकल होगा ना नीरज। आई नो, नहीं, बट स्टिल टैक्टिकल इन द सेंस वो तो है ही है, बट उसका मेंटल इफेक्ट कितना होगा इन कंट्रीज पे? बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वो नहीं, इसलिए तो आपने देखा जर्मनी को, आपने देखा जर्मनी और फ्रांस कैसे कर रहे हैं। जर्मनी ने सबसे कम वेपन्स दिए होंगे यूक्रेन को। नहीं, जर्मनी में तो देयर इज अ क्राई अगेंस्ट द वॉर आल्सो, एंड दे एक्सेप्ट एंड दे से दैट दिस पर्टिकुलर वॉर हैज बीन फोइस्टेड बाय नाटो ऑन यूक्रेन, नॉट द रशिया। रशिया हैज जस्ट रिस्पोंडेड। वो एक्चुअली एक वो जो है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक प्रोफेसर है जो इज क्वाइट ए फेमस कैरेक्टर, उसने तो कहा, वो तो रशिया को डिफेंड कर रहा, कहते हैं रशिया की कोई गलती नहीं, ये बेसिकली नाटो ने और यूएसए ने आके इनको उसको बैंक किया और उसको कहा कि भाई यू होल्ड ऑन, तुम्हारा स्टेटस थोड़ा डाउन है, यू जस्ट कीप अवे टाइप से। पिछले कहते हैं कि 10-15 साल से 2008 से वो कह रहे हैं कि ये रशिया को बार बार उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल उस पर भी, प्लेटफॉर्म पे भी। तो उसकी वजह से एक्चुअली आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। बट ऐसा है जियोपॉलिटिक्स में तो ये होता ही रहेगा, पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है। The only thing is after the last century, 20th century से टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है कम्युनिकेशन की, वॉरफेयर की, वेपनरी की, उसकी वजह से the whole scenario has changed and traditional warfare तो हो गए खत्म। तो अब तो ये साइकॉप्स ही रहेंगे या इस तरह की छोटे छोटे होते रहेंगे डोमिनेंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इंडिया हैज, इन माय व्यू, व्हाट इंडिया हैज टू लर्न इज टू सी वेयर टू बी strong as far as the weaponry is concerned, have to be self-reliant on weaponry. Technology है, the only thing is we have to have manufacturing basis for that, and which is coming up quite well in Atmanirbhar Bharat या Made in India, Make in India के जो initiatives हैं, that's commendable. But the other thing is military industrial complexes have a downstream positive effect also on technology, on manufacturing processes and all other things. So India stands to gain, no doubt, but it has also to see who friends are, who their foes are, and how to mix and match between these two people. एक बात और भी है नीरज, जिसमें ना सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन मालूम है इंडिया के लिए क्या हो रहा है? हमारी वेपनरी अभी तक क्या हुआ है कि जो रशियन वेपन्स हैं सीरिया में यूज हुए, इराक में हुए, वो अभी तक एक्चुअल कॉन्टेस्ट अगर आप देखो, एयरफोर्स की फॉर एग्जांपल बात करें, जो मिग 29 है या Su-30 है या Su-34 है, ये F-16, F-18 और F-35, इनके अगेंस्ट में अगर आप देखो इक्वली कॉम्पिटेंट पायलट्स और इक्वली कॉम्पिटेंट मशीनरी, ये अभी तक ये कॉन्टेस्ट नहीं हुआ है और अमेरिका इसको अवॉइड कर रहा है। तो जहाँ तक नहीं ऐसा है, कुछ जॉइंट एयरफोर्स और नेवल एक्सरसाइजेज में
it was the Indian side or Indian contingent which scored greater than the American and the NATO contingents in हाँ some of the in recent years. हाँ, नहीं मैंने And रिपोर्ट किया वो। and they were taken by surprise कि उनके जो latest weapons थे उनके against it was a hard time for them to even match these people. So that way, if this edge continues in the real war, then it's a commendable thing. But the only thing is, should we be in a position to face such situations and be prepared for such wars? बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये तो एक पक्ष हो गया वेपनरी का। अब दूसरा एक और देखो आप, आर्मर्ड वाला जो T-90 यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे, और जो उनकी जो मिसाइल्स यूज़ हो रही हैं, मिसाइल्स के केस में T-90 की आर्मर्ड कितनी इफेक्टिव है, दैट क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज देयर। और टारगेट एक्विजिशन कैसे हो रहा है, कितना एफिशिएंटली हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स। देन हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट में स्टिंगर की परफॉर्मेंस, स्पेशली जो लो फ्लाइंग, जितने भी रशियन वेपन्स, रशियन एयरक्राफ्ट जितने भी शॉट डाउन हुए हैं, वो सारे लो फ्लाइंग जैसे टारगेट के नज़दीक आते हैं और उसके बाद वो स्टिंगर की रेंज में आ जाते हैं। तो इकोनॉमिकली भी तो देखो बड़ा अच्छा सा प्रोपोजिशन है, कितना कॉस्टली एयरक्राफ्ट और कितनी सस्ती स्टिंगर। अब एक पॉइंट और भी है इसमें, वो पॉइंट ये है कि ये जितने भी हथियार दे रहा है अमेरिका, उसको एक वरी और भी है कि ये हथियार वहाँ से पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाएं। ये तो पता ही है, इसीलिए तो दे रहा है। अफगानिस्तान में क्या किया, यही किया ना, जानते बूझते छोड़ के भाग आए और अब ज्ञान दे रहे हैं कि साहब नहीं अभी वो तो नीरज, अभी जो तालिबान के पास तो जो दिए हैं वो ऐसे नहीं है, पहले वालों के पास तो उसने स्टिंगर दी हुई थी, राइट। और बाद में वो जो स्टिंगर हैं इन्होंने पाकिस्तान मार्केट से, अफगानिस्तान मार्केट से $10,000 में एक पीस स्टिंगर का वापस खरीदा है। और उसमें से भी लोग कहते हैं कि कम से कम 100 ऐसी हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, वो पता नहीं कहाँ कब क्या गुल खिलाएंगी या उनकी सेल्फ लाइफ है कि नहीं है। बट एक देयर इज अनदर एस्पेक्ट नीरज, एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप देखो कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और उसने 2014 में गिव अप किए। एग्रीमेंट में रशिया, यूके और अमेरिका तीनों शामिल थे और रशिया ने कवर दिया था। तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर बाई एनी चांस उसके पास न्यूक्लियर वेपन रहते तो रशिया की आज की डेट में ये हिम्मत नहीं होने वाली थी कि वो यूक्रेन पे अटैक करता। नहीं खैर, हिम्मत की बात नहीं, वो तब भी करता और अपने न्यूक्लियर वेपन पटका देता उस पे, उसको क्या दिक्कत है भाई। देखो जब वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पॉसिबिलिटी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि एक डेटरेंस तो अच्छा खासा रहता है आपके पास। फैक्ट है ये, पाकिस्तान ने वो डेटरेंस डेवलप किया तभी तो वो तो मोदी ने आके उस डेटरेंस को ख़त्म कर दिया। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। बट फैक्ट ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स का डेटरेंस है। नहीं, डेटरेंस तो है, नो डाउट, वो ठीक बात मानी, बट हैविंग दैट डेटरेंस डज नॉट वर्क ऑलवेज। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो भाई डेफिनेशन अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है टाइम के साथ। लॉन्ग टर्म में खिंचता है तो रशियन वेपन्स की सप्लाई इंडियन डिफेंस फोर्सेस को लिमिटेड होने वाली है। नहीं वैसे ऐसा है, क्लियर अबाउट इट, तो ये प्रॉब्लम होने वाली है अगर लंबा खिंचा तो। एज फार एज आई अंडरस्टैंड, हमने जो रशियन वेपन्स लिए हैं, वी मोस्ट ऑफ द टाइम परचेज द टेक्नोलॉजी आल्सो टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो टू दैट एक्सटेंट वी आर सेफ। यस, स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत आ सकती है, स्पेशली फॉर द हाई एंड एयरक्राफ्ट्स एंड वेपनरी देयर, but generally India has purchased technology whenever it has had pacts with Russia, and that was one of the major advantages with getting the Russian weapons, which the West was not willing to give at that point of time. Yeah, you are right, you are right. Fingers crossed तो हमेशा रहनी चाहिए। पहली चीज, short term war नहीं है ये, it will simmer for another 1 year 2 years if nothing drastic happens. Everybody will try to push the other one as much as possible within the limited resources and means. But अगर कहीं से कुछ somebody pulls out a rabbit from the hat, then the things will change, or yes.
even the use of nuclear tactical weapons by Russia will change the scenario. And I think Russia is restraining itself from doing it. It is a possibility also that even NATO or the Western forces use tactical nuclear weapons against Russia. They are not doing it for the simple reason that the retaliation from Russia will be heavy and very meaningful. वो to conclude. टेक्टिकल वेपन्स एक्चुअली ना इनकी जो नाटो की डॉक्ट्राइन है शायद उसमें नहीं है, और जो रशिया की डॉक्ट्राइन है उसमें टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ का है. तो लोग एक्चुअली सम पीपल आर सेइंग, जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं उसमें एक ऑस्ट्रेलिया का भी है मेजर जनरल साहब, तो दिस जेंटलमैन मिक रेयान यू नो एंड ऑल दोज पीपल और भी हैं. तो वो ये कहते हैं कि अगर बाई एनी चांस रशिया का ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में अगर डिफीट सॉलिड हो जाती है, कैजुअल्टी ज़्यादा हो जाती हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट रशिया में यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स. दैट पॉसिबिलिटी इज़ देयर. तो नीरज, इट हैज़ बीन ए वंडरफुल डिस्कशन. आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स वी कवर्ड. थैंक यू सो मच. Thank you. Thanks a lot. It's been wonderful. Thank you. So, at the end of it, who is going to be the real winner of this war? The only and the only winner, as on now, perceived to be China only. I hope you liked this session. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.